दोस्तों, एक दिन अचानक मेरे घर के बाहर खतरनाक सूदखोर आ धमके। उन्होंने बताया कि मेरे साले ने 50 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन संपर्क के लिए मेरा नंबर दे दिया। ब्याज पर ब्याज चढ़ते चढ़ते रकम 1 करोड़ नहीं सीधे 100 करोड़ तक पहुंच गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें समझाकर वापस भेजा। उनके जाते ही मेरी पत्नी और सास डरते डरते कमरे से बाहर निकली, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरी बात सुनने के बजाय सीधा कहा, चलो तलाक लेते हैं, मैं खाली हाथ चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा कर्ज मैं नहीं उठाऊंगी। मैंने क्या? ये क्या बक रहे हो? बार बार समझाया कि वो कर्ज मेरा नहीं, उसके भाई का है, लेकिन दोनों में से किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। तभी मेरी सास ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, अपना कर्ज चुकाने के लिए मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहा है, जल्दी से तलाक दे। लेकिन अगले ही पल उन्होंने ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मैं पूरी तरह सन्न रह गया। सास बोली, वैसे भी मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और बच्चा तुम्हारा नहीं, तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त का है। मैं हैरान रह गया। सच तो ये था कि मेरे पास खुद 100 करोड़ थे। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता था कि अगर जरूरत हो तो क्या मैं उनकी मदद करूं, लेकिन बात सीधे तलाक और धोखे तक पहुंच गई। मैंने कांपती आवाज में पत्नी से पूछा, तुम्हारे पेट में मेरे दोस्त का बच्चा है, ये कब हुआ? वह मेरी तरफ घृणा से देखकर बोली, हाँ तो तुम्हें क्या, और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे जैसे निकम्मे आदमी के साथ अब एक पल भी नहीं रहना चाहती। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि मेरी सास ने मुझे लात मार दी और बोली, सुना नहीं, कल सीधे कोर्ट जाकर तलाक देना। फिर वो अपनी बेटी से हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ हर बार तुम इसके साथ रहने से पहले गर्भ निरोधक गोली खा लेती थी, नहीं तो कहीं इसका बच्चा हो जाता और यही बच्चा दिखाकर तुम्हें रोकने की कोशिश करता। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। शादी को पूरे 3 साल हो चुके थे। इस दौरान सब लोग मुझे ही दोष देते रहे कि मैं बाप नहीं बन सकता। कई बार मुझे अस्पताल तक भेजा गया। मेरी सारी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई थी, लेकिन फिर भी मुझे ही निकम्मा कहा गया। आज जाकर सच्चाई सामने आई। असल वजह मैं नहीं था। मेरी पत्नी हर बार पहले से ही दवा खा लेती थी। इतना ही नहीं, वो चाहती थी कि बाद में किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी भी मेरे सिर पर डाल दे। इसके बाद पत्नी ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे घर वालों ने शादी में जो किया था मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। इतना सुनते ही मुझे 3 साल पुरानी शादी याद आ गई। शादी से पहले 99,99,000 रुपए देने की बात तय हुई थी, लेकिन जिस दिन बारात पहुंची उसी दिन मेरी सास ने लड़की को गाड़ी से उतरने नहीं दिया और अचानक 100 लाख रुपए की अतिरिक्त रकम मांग ली। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरी पत्नी रोने लगी और बोली कि उसकी माँ की बस यही एक बेटी है। मैंने मजबूरी में पैसे दे दिए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही हम घर पहुंचे, सास ने फिर नया बहाना बनाकर 100 लाख रुपए और मांग ली। इस बार मुझे साफ समझ आ गया था कि वो सिर्फ पैसे ऐंठना चाहती है। आखिर में मेरे पिताजी ने कहा कि शादी का माहौल खराब नहीं होना चाहिए, और उन्होंने वो पैसे भी दे दिए। लेकिन मेरे पिताजी पहले ही उनकी लालच समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी असली अरबों की दौलत सबसे छिपा कर रखी थी। यहाँ तक कि शादी भी पुराने घर से करवाई थी, ताकि सामने वालों की नीयत साफ दिखाई दे। आखिरकार उन्होंने हमसे कुल 300 लाख रुपए निकलवा लिए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरी पत्नी को शादी में 1 रुपया भी नहीं दिया गया। बाद में पता चला कि वो सारे पैसे सास ने अपने बेटे पर उड़ा दिए। बाद में मुझे पता चला कि शादी में जो पूरे 300 लाख रुपए लिए गए थे, उनमें से 1 रुपया भी मेरी पत्नी पर खर्च नहीं हुआ। मेरी सास ने वो सारे पैसे अपने बेटे पर उड़ा दिए थे। उसी समय मुझे पिताजी की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था, अपनी असली दौलत किसी को मत बताना, समय आने पर इंसानों की असली पहचान खुद सामने आ जाएगी। आज उनकी बात बिल्कुल सच साबित हो रही थी। मैंने गहरी सांस ली और अपने साले को फोन मिलाया। मैंने सोचा एक बार उससे सीधे बात करके सब साफ कर देता हूँ। अगर तलाक लेना है तो ले लो, लेकिन उसके कर्ज का बोझ मैं बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। लेकिन मैंने लगातार कई बार फोन किया, फिर भी उसने एक बार भी कॉल नहीं उठाई। इतने में मेरी पत्नी गुस्से से आई और मेरा मोबाइल हाथ से छीनकर जमीन पर पटक दिया। वह चिल्लाकर बोली, तुम्हें पता है मेरा भाई विदेश घूमने गया है, वो फोन नहीं उठा सकता, इसलिए तुम उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तभी मेरी सास ने भी आगे बढ़कर मोबाइल को जोर से लात मार दी और बोली, अपना कर्ज हमारे बेटे के सिर मत डालो, ये कर्ज तुम्हारा है और तुम्हें ही चुकाना होगा। तभी अचानक घर का दरवाजा जोर से खुला और मेरा सबसे अच्छा दोस्त अंदर घुस आया। आते ही उसने मुझे गुस्से में गाली देते हुए कहा, तुम जैसे इंसान से मुझे यही उम्मीद थी, सीधे 100 करोड़ का कर्ज चढ़ा लिया। मेरी पत्नी बिना एक पल गमाए भागकर उसके गले लग गई। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, देखा, अब भी मेरे भाई पर इल्जाम लगा रहे हो। मेरा दोस्त मुस्कुराया, पत्नी के माथे पर किस किया और बोला, तुम अब मेरे घर चलो। अगर वो सूदखोर फिर आ गए तो तुम्हें और हमारे बच्चे को खतरा हो सकता है। मैं ये सब देखकर पत्थर की तरह खड़ा रह गया, लेकिन उसने यही नहीं रोका। वो हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता था कि जब जब तुम बिजनेस ट्रिप पर जाते थे तब तुम्हारी पत्नी घर पर रहती थी? नहीं, वो हर बार मेरे घर आती थी। सच तो यह है कि उसने मेरे बिस्तर पर तुमसे ज्यादा रातें बिताई। इतना कहकर उसने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा हाथ तक नहीं पकड़ा और मेरी पत्नी व उसकी माँ को लेकर घर से निकल गया। मैं सिर्फ पत्नी के धोखे से नहीं टूटा था। जिसने मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई वो मेरा अपना दोस्त था। हम दोनों कॉलेज के समय से दोस्त थे। जब उसके पास नौकरी नहीं थी तब उसने मुझसे 10 लाख रुपए उधार ली थे। बाद में मैंने ही उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी दिलवाई। धीरे धीरे वो उसी कंपनी में बड़ा अधिकारी बन गया और सालाना 500 लाख रुपए कमाने लगा। लेकिन उसे कभी पता नहीं चला कि वो कंपनी असल में मेरे ही पिता की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान की मैंने इतनी मदद की वही मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी के साथ रिश्ता बना लेगा। इन्हीं सब
सब बातों में मैं डूबा हुआ था कि तभी कंपनी से फोन आया। मेरे कर्मचारी ने घबराई हुई आवाज में कहा, सर जल्दी ऑफिस आइए, यहाँ बहुत बड़ा तमाशा हो गया है। मैं बिना देर किए तुरंत ऑफिस पहुंचा। वहां का नजारा देखकर मैं भी हैरान रह गया। मेरी पत्नी, उसका प्रेमी और मेरी सास तीनों ऑफिस में हंगामा मचा रहे थे। मेरी पत्नी लीगल डिपार्टमेंट में जाकर कागज भर रही थी और कह रही थी, आज से मेरा इस कंपनी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, मैं अपना हिस्सा छोड़ रही हूँ। उधर मेरा दोस्त तलाक और हिस्सेदारी के कागज लेकर खड़ा था। उसने कहा, जल्दी साइन करो, तलाक होते ही 100 करोड़ के कर्ज से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन मामला यही नहीं रुका। मेरी सास सीधे कंपनी के ग्राहकों के पास पहुंच गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, इस कंपनी का मालिक बहुत बड़ा धोखेबाज है, इसके ऊपर 100 करोड़ का कर्ज है, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। उसकी बातें सुनकर कई ग्राहक सच मान बैठे और अपनी मीटिंग छोड़कर बाहर जाने लगे। फिर वो कर्मचारियों के बीच जाकर बोली, अपना सामान संभाल कर रखना, तुम्हारा मालिक कभी भी पैसे लेकर भाग सकता है, हो सकता है अगले महीने तुम्हें सैलरी भी ना मिले। मैं जैसे ही ऑफिस के अंदर पहुंचा, कर्मचारियों ने मुझे अजीब नजरों से देखना शुरू कर दिया। कुछ लोग अपना कीमती सामान छिपाने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे, लगता है मालिक सच में 100 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। कोई कह रहा था, अगर इसकी पत्नी, सास और खुद इसका दोस्त भी इसके खिलाफ खड़े हैं तो शायद बात सच ही होगी। ये सब देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं सीधे उनके सामने गया और जोर से बोला, तुम लोग मेरी कंपनी में आकर झूठ फैला रहे हो, इसकी वजह से जो भी नुकसान होगा मैं तुम तीनों पर केस करूंगा। लेकिन मेरा दोस्त बिल्कुल मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए मेरी पत्नी के सामने खड़ा हो गया और बोला, अगर इसके ऊपर 100 करोड़ का कर्ज है तो हम झूठ कहां बोल रहे हैं, यही तो सच है। मेरे दोस्त की बात सुनकर बाहर खड़े कर्मचारियों की फुसफुसाहट और भी तेज हो गई। अब लगभग हर कोई यही मान चुका था कि मैं सच में 100 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ हूँ। उसी वक्त मेरी माँ ऑफिस पहुंची। उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा, ये कैसे हो सकता है बेटा, 2 दिन पहले तो तुम मेरे लिए नीलामी से इतना महंगा गहना खरीद कर लाए थे। दरअसल आज ऑफिस के बाद हम दोनों ने साथ में डिनर पर जाने का भी प्लान बनाया था। लेकिन मेरी पत्नी जोर से हंस पड़ी और बोली, कैसी नीलामी, वो गहना भी तुम्हारे बेटे ने सूदखोरों से कर्ज लेकर खरीदा है। अभी तो खुश हो लेकिन थोड़ी देर में रोओगी। फिर उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे भी अच्छा हुआ मेरे पेट में तुम्हारे घर का बच्चा नहीं है, नहीं तो उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती। ये सुनते ही मेरी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़कर पूछा, तुमने अभी क्या कहा? लेकिन मेरी पत्नी ने झटके से उनका हाथ छुड़ाया और बोली, क्या सुनाई नहीं देता? मैंने कहा, मेरे पेट में तुम्हारे घर का बच्चा नहीं है। मेरी माँ पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर की मरीज थी, ऊपर से उसने उन्हें इतनी जोर से धक्का दिया कि वो लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ी। उन्होंने अपना सीना पकड़ लिया और वहीं बैठ गई। मैं भागकर उनके पास पहुंचा और घबरा कर बोला, माँ क्या हुआ आपको? लेकिन मेरी पत्नी को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने ताना मारते हुए कहा, ये बूढ़ी औरत सिर्फ नाटक कर रही है, कहीं हमसे पैसे ऐंठने का प्लान तो नहीं, चलो यहाँ से, बड़ा मनहूस घर है। इतना कहकर वो अपनी माँ और अपने प्रेमी के साथ वहां से चली गई। उधर मेरी माँ का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और कुछ ही पल बाद वो बेहोश हो गई। मैंने एक पल भी देर नहीं की, उन्हें तुरंत गोद में उठाया और सीधे अस्पताल लेकर भागा। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनकी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी अचानक बढ़ गई है। ज्यादा सदमा लगने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। मैं अस्पताल के बाहर आया और तुरंत विदेश में बिजनेस ट्रिप पर गए अपने पिताजी को फोन लगाया। मैंने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक पूरी घटना बता दी। कुछ देर तक फोन पर पूरी खामोशी रही। फिर पिताजी ने गंभीर आवाज में कहा, मैं अभी की अभी फ्लाइट बुक करके वापस आ रहा हूँ, तुम अपनी माँ का ध्यान रखो, बाकी हिसाब मैं करूंगा, और उस लड़के तथा उसके पूरे परिवार को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। फोन रखने के बाद मैं वापस माँ के कमरे में गया और वहीं बैठकर सबसे पहला काम किया, मैंने अपनी पत्नी के नाम वाली क्रेडिट कार्ड की अनुमति तुरंत बंद कर दी। वो कार्ड मैंने घर का सामान खरीदने के लिए दिया था। मैंने उसे हमेशा यही बताया था कि हर महीने सिर्फ 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकती है, लेकिन उसे ये कभी पता नहीं था कि उस कार्ड की असली लिमिट पूरे 100 करोड़ रुपए। तभी मेरे मोबाइल पर कई मैसेज आने लगे। सारे मैसेज मेरे उसी धोखेबाज दोस्त के थे। उसने सबसे पहले अपनी और मेरी पत्नी की कई निजी तस्वीरें भेजी, फिर कुछ वॉइस मैसेज भेजकर मेरा मजाक उड़ाने लगा। वो बोला, भाई माफ करना, तेरे ऊपर इतना बड़ा कर्ज है कि मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, एक सलाह जरूर दूंगा, कोई भी काम करके कर्ज चुका दे। फिर उसने हंसते हुए मेरा और भी अपमान किया। उसने कहा, वैसे भी तेरी पत्नी कहती है कि तू उसे कभी खुश नहीं कर पाया, इसलिए वो मेरे पास आई। मैंने गुस्से में उससे पूछा, मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो हंसकर बोला, मैं तो तुझे अमीर घर का लड़का समझकर दोस्त बना था। अगर पहले पता होता कि तू सिर्फ कर्ज लेकर अमीर बनने का नाटक करता है तो मैं तुझसे कभी दोस्ती भी नहीं करता। उसकी सारी बातें सुनने के बाद मैंने बिना एक शब्द बोले उसे हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। अगली सुबह मैं अस्पताल वापस जाने से पहले घर पहुंचा ताकि कुछ जरूरी सामान ले सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, देखा कि मेरी पत्नी, उसकी माँ और उसका प्रेमी पहले से ही घर के अंदर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही मेरी पत्नी ने बिना कुछ बोले जोरदार थप्पड़ मार दिया और चिल्लाकर बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज कोर्ट में तलाक के लिए आने वाले थे, फिर आए क्यों नहीं?
उसी समय मेरी सास ने भी मुझे लात मारते हुए कहा, देखा मैंने पहले ही कहा था, ये तलाकत नहीं देना चाहता, ये चाहता है कि हम इसके 100 करोड़ का कर्ज भरें। मैंने गुस्से में तीनों को अपने से दूर धक्का दिया और दांत भींचकर कहा, मेरी माँ तुम्हारी वजह से अस्पताल में भर्ती है और तुम्हें अभी भी सिर्फ तलाक की पड़ी है। लेकिन मेरी पत्नी ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, अस्पताल में तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं, मुझे उससे क्या लेना देना। तभी उसका प्रेमी आगे आया, उसने तलाक के कागज मेरे सामने फेंक दिए और बोला, मैं सारे कागज तैयार करके लाया हूँ, बस यहाँ साइन कर दो। इसके बाद मेरी पत्नी ने जेब से एक पेन निकालकर मेरी तरफ फेंका और घमंड से बोली, मैंने वकील से सब पूछ लिया है, अगर मैं बिना कुछ लिए चली जाऊं तो तुम्हारे कर्ज का 1 रुपया भी मेरे ऊपर नहीं आएगा। अगर मैं खाली हाथ तलाक लेती हूं तो तुम्हारे 100 करोड़ के कर्ज का 1 रुपया भी मुझे नहीं भरना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से साइन करो और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मुझे और सीनियन को शादी की तैयारी भी करनी है। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने बिना कुछ कहे तलाक के कागजों पर साइन कर दिए। मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी, अगर वो सिर्फ इस झूठे कर्ज से बचने के लिए सब कुछ छोड़ रही है तो फिर मेरे परिवार की अरबों की दौलत पर उसका कभी कोई हक नहीं होगा। जैसे ही मैंने साइन किए, मेरा तथाकथित दोस्त मेरा हाथ पकड़कर बोला, चलो अभी चलते हैं, आज ही तलाक की सारी प्रक्रिया पूरी कर देते। मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा, मेरी माँ आज अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती है, मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। लेकिन मेरी सास जोर से चिल्लाई, बहाने मत बना, आज अगर तुम्हारी माँ मर भी जाए तब भी पहले तलाक होगा। इसके बाद तीनों ने जबरदस्ती मुझे घर से बाहर निकाला और लगभग घसीटते हुए फैमिली कोर्ट ले गए। रास्ते भर मेरी सास हर मिलने वाले इंसान से यही कहती रही कि मैंने 100 करोड़ का कर्ज लिया है और अब उसे अपने साले के सिर पर डाल रहा हूँ। आसपास खड़े लोग भी मुझे घूरने लगे। कोई कह रहा था, सुना है इस आदमी ने सूदखोरों से पैसा लिया है। दूसरा बोला, अपना कर्ज भी साले के ऊपर डाल रहा है। तीसरा बोला, ऐसे आदमी को तो कोई भी छोड़ देगा। कुछ ही देर बाद हमारा नंबर आया। अधिकारी ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, क्या आप दोनों ने आपसी सहमति से सारी शर्तें तय कर ली हैं? मेरी पत्नी ने तुरंत कागज आगे बढ़ा दिए और बोली, हाँ सब तय हो चुका है, मैं बिना कुछ लिए जा रही हूँ। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं थी। मैंने चुपचाप सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी और बाहर निकल आया। ऑफिस से बाहर आते ही मेरी पत्नी खुशी से उछल पड़ी। वो अपने प्रेमी के गले लग गई और बोली, आखिरकार मैं आजाद हो गई, आई लव यू। फिर दोनों सबके सामने एक दूसरे को गले लगाकर किस करने लगे। वो बोली, अच्छा हुआ मुझे तुम मिल गए, नहीं तो मुझे पूरी जिंदगी उस निकम्मे आदमी के साथ बितानी पड़ती। मेरी सास भी घमंड से मेरे पास आई, मुझे धक्का दिया और बोली, अब मेरी बेटी के पेट में सीनियन का बच्चा है, अब उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, उसे अब तुम्हारे जैसे गरीब आदमी का चेहरा भी नहीं देखना पड़ेगा। मैंने उनकी तरफ एक बार भी पलट कर नहीं देखा और वहां से जाने लगा। तभी मेरा पूर्व दोस्त जानबूझकर ऊंची आवाज में होटल में फोन लगाने लगा। उसने कहा, आज रात 7 बजे सबसे महंगा सेलिब्रेशन डिनर बुक कर दो, सबसे बढ़िया टेबल चाहिए और 2 बोतल पुरानी रेड वाइन भी तैयार रखना। वो जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा था ताकि मैं सब कुछ सुन सकूं। फोन रखने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोला, क्यों भाई, आज हमारी खुशी की पार्टी है, तुम भी आना चाहोगे? मैंने उसकी तरफ देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। मेरी पत्नी हंसते हुए बोली, इसे क्यों बुला रहे हो? इसके ऊपर तो 100 करोड़ का कर्ज है, पता नहीं कब सूदखोर आकर इसे उठा ले जाए। मेरी सास भी बोली, अगर आज इसे कोई उठा ले जाए तो वही इसकी किस्मत होगी। लेकिन अगले ही पल ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक पीछे से कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। कुछ ही सेकंड में एक गंजा हट्टा कट्टा आदमी अपने 7-8 गुर्गों के साथ वहां पहुंचा। उसने आते ही जोर से चिल्लाया, जिसने कर्ज लिया है वो पैसा वापस करेगा। उसकी आवाज सुनकर मेरी पत्नी, उसका प्रेमी और मेरी सास तीनों डर कर पीछे हट गए। मेरी सास ने जल्दी से तलाक के कागज निकालकर उन लोगों को दिखाए और घबरा कर बोली, देखिए मेरी बेटी का इससे अब कोई रिश्ता नहीं है, चाहे इसके साथ जो करना हो करिए, लेकिन हमसे कोई लेना देना नहीं है। गंजा आदमी उनकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने अपने आदमियों को इशारा किया। कुछ ही पल बाद 2 आदमी एक शख्स को पकड़कर वहां लाए। उसे देखते ही मेरी पत्नी और सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा साला था। उसका चेहरा सूझा हुआ था, शरीर पर मारपीट के साफ निशान थे और वो दर्द से चीख रहा था। वो रोते हुए बोला, दीदी जल्दी मुझे बचा लो, 100 करोड़ का कर्ज मैंने लिया है, अगर आज पैसे नहीं दिए तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनते ही वहां खड़े सभी लोग एकदम सन्न रह गए। मेरी पत्नी हकलाते हुए बोली, भाई ये तुम क्या बोल रहे हो? कर्ज तो मेरे पति पर था, तुम पर नहीं। लेकिन मेरी सास सच्चाई मानने को तैयार नहीं थी। वो गुस्से में उन गुर्गों की तरफ इशारा करके बोली, तुम लोगों से जरूर कोई गलती हुई है, असली कर्जदार ये है, मेरा दामाद, मेरा बेटा नहीं। मेरी सास अभी भी जिद पर अड़ी हुई थी। उसने गुस्से में मेरी तरफ उंगली दिखाकर कहा, इसे पकड़ो, गलती से मेरे बेटे को उठा लाए हो, असली कर्जदार तो यही है। इतना सुनते ही मेरा पूर्व दोस्त भी आगे आया। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, तुम आदमी कहलाने लायक भी नहीं हो, खुद कर्ज लिया और अब सारा इल्जाम अपने साले पर डाल रहे हो, ऊपर से सूदखोरों को भी उसी के पीछे लगा दिया। आसपास खड़े लोग भी बिना सच्चाई जाने मुझे ही दोष देने लगे। सबको यही लग रहा था कि सूदखोर गलत आदमी को पकड़ लाए हैं। लेकिन तभी उस गंजे सरदार ने जोरदार लात मेरे साले को मारी और गरजते हुए बोला, मुझे अच्छी तरह पता है मेरा पैसा किसने लिया है, अब तू खुद सब कुछ सच बता। मार खाते ही मेरा साला दर्द से चीख पड़ा और रोते हुए बोला, माँ, दीदी, सच में 100 करोड़ मैंने ही उधार लिए हैं। मैंने इन लोगों से वादा किया था कि अगर पैसे मिल गए तो ये मुझे छोड़ देंगे। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, दीदी, जीजाजी ने शादी में 300 लाख रुपए दिए थे, उनके पास जरूर और भी पैसे होंगे, उनसे कहो मेरी मदद कर दें। इतना कहकर
देखकर वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर सीधे मेरे पैरों में गिर गया। मैंने शांति से अपनी जेब से अभी अभी साइन किए हुए तलाक के कागज निकाले और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ, तुम्हारी बहन, और मेरा रिश्ता आज खत्म हो चुका है। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। फिर अपनी बहन की तरफ देखकर बोला, तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? इतना बड़ा पैसा देने वाला आदमी था और तुमने उससे तलाक ले लिया। लेकिन मेरी पूर्व पत्नी को अब भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं था। उसने अपने भाई को उठाते हुए कहा, तू भी पागल हो गया है क्या? ये खुद कंगाल है, इसकी माँ अस्पताल में पड़ी है और इलाज के पैसे तक नहीं है, ये तेरी क्या मदद करेगा? उधर मेरी सास धीरे से अपनी बेटी के कान में बोली, अब अपने नए दूल्हे से बात करो, वो इतनी बड़ी कंपनी में अधिकारी है, उसके पास जरूर 100 करोड़ होंगे। बोलो अगर तुमसे शादी करनी है तो पहले 100 करोड़ लेकर आए। ये बात सुनते ही मेरे पूर्व दोस्त का चेहरा उतर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। मैं उसे अच्छी तरह जानता था, वो दिखावा बहुत करता था, लेकिन उसके पास 100 करोड़ तो छोड़ो, शायद 100 लाख भी मुश्किल से हो। मेरी सास ने शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और पूछा, कहीं तुम ये तो नहीं कहोगे कि तुम्हारे पास भी इतने पैसे नहीं है? पहले मेरी बेटी को बड़े बड़े सपने दिखाए और अब मुकर रहे हो? मैं ये सब देखकर बस मुस्कुरा रहा था। मुझे अच्छी तरह पता था कि उसका ऊंचा पद भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी पूर्व पत्नी गुस्से में बोली, तुम कौन होते हो हमारे बारे में बोलने वाले? मेरे होने वाले पति को बद्दुआ मत दो। अपनी पोल खुलती देखकर मेरा पूर्व दोस्त बात बदलने के लिए मेरी तरफ झपटा और बोला, बकवास बंद करो, मेरी नौकरी बिल्कुल सुरक्षित है, जल्द ही मेरा प्रमोशन भी होने वाला है। लेकिन गंजे सरदार को इनकी लड़ाई से कोई मतलब नहीं था। उसने फिर मेरे साले को जोर से लात मारी और कहा, मेरे पास तुम्हारा ड्रामा देखने का समय नहीं है, अगर पैसे नहीं मिले तो हम इसे अभी अपने साथ ले जाएंगे। मेरा साला दर्द से चीखने लगा। फिर उसने अपने जीजा बनने वाले आदमी की तरफ देखकर कहा, अगर आपको मेरी बहन से शादी करनी है तो पहले 100 करोड़ रुपए दीजिए, नहीं तो मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। अब मेरी सास पूरी तरह घबरा चुकी थी। वो रोते हुए बोली, पैसे हैं, पैसे हैं, बस मेरे बेटे को मत मारो। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, जल्दी वो कार्ड निकालो। मेरी पूर्व पत्नी ने तुरंत वो क्रेडिट कार्ड निकाला जो मैंने उसे घर के खर्च के लिए दिया था। उसने कार्ड सूदखोरों को देते हुए कहा, इसमें जो भी पैसे हों निकाल लीजिए, बस मेरे भाई को छोड़ दीजिए। उनके आदमी ने कार्ड मशीन में लगाया। कुछ सेकंड बाद मशीन बीप करने लगी। वो हैरानी से बोला, सर इस कार्ड की क्रेडिट लिमिट पूरे 100 करोड़ रुपए है, लेकिन कार्ड लॉक है, इससे 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये सुनते ही गंजे सरदार ने कार्ड वापस उनकी तरफ फेंक दिया और बोला, हमारे साथ मजाक मत करो, कार्ड में लिमिट तो है लेकिन पैसे निकाल ही नहीं सकते। मेरी सास और पूर्व पत्नी दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। मेरी सास हैरानी से बोली, 100 करोड़ की लिमिट? ये कार्ड आखिर आया कहां से? मेरी पूर्व पत्नी भी पूरी तरह सदमे में थी। वो बड़बड़ाई, ये कार्ड तो उसी ने दिया था, उसने तो कहा था कि इसमें हर महीने सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च कर सकती हूँ, फिर इसकी लिमिट 100 करोड़ कैसे हो गई? अब पहली बार उसकी नजर मेरी तरफ बदली। वो मुझे घूरते हुए बोली, तुम्हारे पास इतना पैसा आखिर आया कहां से? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, मेरी सास फिर अपने पुराने अंदाज में आ गई। वो तुरंत मेरे पूर्व दोस्त के पास गई और बोली, तुम दोनों पहले दोस्त थे, जरूर इसने किसी चाल से तुम्हारे पैसे चुरा लिए होंगे, अभी सच बताओ और अपना पैसा वापस लो। इतना सुनते ही आसपास खड़े लोग भी भड़क गए। सब एक ही बात कहने लगे, हाँ बिल्कुल, इसने जरूर अपने दोस्त के पैसे चुराए हैं, पुलिस बुलाओ, इसे गिरफ्तार करो। उधर मेरा पूर्व दोस्त उस 100 करोड़ वाली क्रेडिट कार्ड को लालच भरी नजरों से देख रहा था। फिर उसने मेरी तरफ घूर कर देखा, जैसे उसके दिमाग में कोई नई चाल चल रही हो। तभी मेरी सास गुस्से में मेरे पास आई और मुझे मारने लगी। वो चिल्लाकर बोली, तूने मेरे होने वाले दामाद के पैसे चुरा लिए हैं, जल्दी इस कार्ड को अनलॉक कर, नहीं तो अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने उसका हाथ झटकते हुए शांत आवाज में कहा, यह पैसा मेरे परिवार का है, तुम लोगों का इससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अब तक सूदखोरों का सरदार पूरी तरह अपना धैर्य खो चुका था। उसने बिना कुछ बोले मेरे साले के सिर पर जोरदार मुक्का मारा। उसके माथे पर तुरंत बड़ा सा सूजन आ गया। दर्द से तड़पते हुए मेरा साला चिल्लाया, पैसे हैं, पैसे हैं, मेरी माँ के नाम एक मकान है, उसे बेचकर पैसे दे देंगे। ये सुनते ही मेरी सास के होश उड़ गए। वो चीखते हुए बोली, तू पागल हो गया है क्या? वो मेरा बुढ़ापे का सहारा है। सूदखोरों का सरदार मेरी तरफ मुड़ा और बोला, मिस्टर किन, आपका इन लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं रहा, आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर उसने मेरी पूर्व पत्नी, उसकी माँ और मेरे पूर्व दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन ये तीनों यहीं रुकेंगे। ये सुनते ही मेरा पूर्व दोस्त घबरा गया। वो तुरंत बोला, मेरा इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। उसकी बात सुनकर मेरी पूर्व पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? हम तो शादी करने वाले थे, हमारा बच्चा भी आने वाला है। लेकिन इस बार उसके असली चेहरे से नकाब उतर चुका था। उसने गुस्से में मेरी पूर्व पत्नी को जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोला, तुम्हारे भाई पर 100 करोड़ का कर्ज है और तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मुझे भी बर्बाद करोगी क्या? अपनी बेटी को पिटता देखकर मेरी सास उस पर टूट पड़ी। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो खुद मार खाने लगी। मैं ये सब देखकर चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी अचानक मेरी पूर्व पत्नी भागती हुई आई और मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। वो रोते हुए बोली,
किंग प्लीज मेरे भाई को बचा लो, मुझे पता है सिर्फ तुम ही उसकी मदद कर सकते हो। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी हर गलती मानती हूँ। अभी तलाक की 30 दिन वाली अवधि भी पूरी नहीं हुई है, अगर तुम चाहो तो हम फिर से साथ रह सकते हैं। मैंने उसकी तरफ बिना किसी भावना के देखा और कहा, तुमने शादी रहते हुए मुझे धोखा दिया, अगर तुम तलाक का रोकना भी चाहो तब भी मैं कोर्ट जाकर यही तलाक पूरा करवाऊंगा। तभी अचानक दूर से कई लग्जरी गाड़ियों की आवाजें सुनाई दी। कुछ ही पलों में काली रंग की कई लग्जरी कारें वहां आकर रुकी। सभी गाड़ियों के नंबर भी एक के बाद एक थे। दरवाजे खुलते ही काले सूट पहने कई बॉडीगार्ड नीचे उतरे। उन्होंने 2 लाइन बनाकर एक साथ मेरी तरफ झुककर कहा, यंग मास्टर, चेयरमैन साहब आपको घर ले जाने आए हैं। ये नजारा देखकर वहां मौजूद हर इंसान दंग रह गया। भीड़ में लोग एक दूसरे से कहने लगे, ये तो शेंगटियंग ग्रुप की गाड़ियां हैं, वही कंपनी जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ है। दूसरा बोला, अभी इन्होंने जिस यंग मास्टर को सलाम किया, कहीं वो यही आदमी तो नहीं? मेरी सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हकलाते हुए बोली, ये क्या हो रहा है? आखिर ये यंग मास्टर कौन है? मेरी पूर्व पत्नी अभी भी घुटनों पर बैठी थी। वो मुझे अविश्वास से देखती रह गई और धीरे से बोली, तुम्हारा परिवार इतना बड़ा था और तुमने हमसे इतने साल तक ये बात छिपा कर रखी। तभी सबसे पीछे वाली कार का दरवाजा खुला। मेरे पिताजी बाहर उतरे। महंगा सूट पहने हुए उनका व्यक्तित्व देखते ही सबके चेहरे उतर गए। उन्होंने सीधे मेरे पूर्व दोस्त की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। हमारी फाइनेंस टीम ने तुम्हारे गबन के सारे सबूत निकाल लिए हैं। अब कंपनी तुम्हारे खिलाफ केस भी करेगी। ये सुनते ही मेरे पूर्व दोस्त का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कभी मेरी तरफ देख रहा था, कभी मेरे पिताजी की तरफ। कांपती आवाज में उसने कहा, किन सर, आप इनके पिताजी हैं? लेकिन मेरे पिताजी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने बस हाथ से इशारा किया। अगले ही पल 2 बॉडीगार्ड आगे बढ़े और उसे पकड़ लिया। वो छूटने की कोशिश करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं सर, मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज मेरी मदद करो, हम दोनों तो भाई जैसे दोस्त थे। मैंने उसकी तरफ बिना किसी भाव के देखा और कहा, पहले थे लेकिन अब नहीं। इसके बाद मेरे पिताजी ने सूदखोरों के सरदार की तरफ देखा और बोले, जिसका जितना कर्ज है कानून के हिसाब से उसी से वसूल करो, लेकिन याद रखना ये सार्वजनिक जगह है, कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। गंजा सरदार तुरंत सम्मान से बोला, चिंता मत कीजिए लेकिन सर, हम कानूनी तरीके से काम करते हैं, हमारे पास उधारी के कागज और सारे कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। पिताजी ने सिर हिलाया और मेरी तरफ देखकर बोले, चलो तुम्हारी माँ का ऑपरेशन होने वाला है, अस्पताल चलते हैं। इतना कहकर बॉडीगार्ड्स ने मेरी पूर्व पत्नी को रास्ते से हटा दिया। वो रोते रोते चिल्लाने लगी, पति, मेरी बात तो सुनो, मुझे उस आदमी ने बहकाया था, मैं आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं बिना पीछे देखे आगे बढ़ता रहा। वो फिर भाग कर आई और बोली, मुझे और मेरे भाई को ऐसे मत छोड़कर जाओ। मेरी सास भी पीछे पीछे दौड़ते हुए बोली, हम आखिर एक ही परिवार हैं, बैठकर बात कर लेते हैं, पहले मेरे बेटे का कर्ज चुका दो, हम बाद में तुम्हारा एक एक पैसा लौटा देंगे। मैं रुक गया। उनकी तरफ मुड़कर शांत आवाज में कहा, हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। फिर मैंने साफ शब्दों में कहा, और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। इतना कहकर मैं कार में बैठ गया। गाड़ियों का पूरा काफिला धीरे धीरे वहां से निकल गया। कार की खिड़की से मैंने आखिरी बार पीछे देखा। मेरी पूर्व पत्नी सड़क पर बैठकर रो रही थी, जबकि उसकी माँ हमारी गाड़ियों के पीछे भागती जा रही थी। रास्ते में पिताजी ने मुझे पानी की बोतल देते हुए कहा, चिंता मत करो, जिन्होंने तुम्हारे साथ किया है उन्हें उसका कई गुना जवाब मिलेगा। मैंने पूछा, आप क्या करने वाले हैं? पिताजी बोले, तुम्हारे उस पूर्व दोस्त के गबन के सारे सबूत हमारे पास हैं। रकम भी इतनी है कि उसे कई साल जेल में रहना पड़ेगा, और उस परिवार से जो पैसा और सामान लिया गया था उसे वापस लेने के लिए भी मुकदमा दायर किया जाएगा। जहाँ तक तुम्हारे साले के कर्ज की बात है, उसका हिसाब भी अब कानून के मुताबिक होगा। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। जब हम अस्पताल पहुंचे तब तक माँ का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था। हमें देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पिताजी ने उनका हाथ पकड़ कर कहा, अब सब ठीक है, तुम आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उसी रात मेरी पूर्व पत्नी के लगातार कई मैसेज आए। पहले उसने लिखा, मुझे उस आदमी ने बहकाया था, मैं आज भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। फिर लिखा, तुमने भी अपनी असली पहचान छिपाई थी, अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम्हारा परिवार इतना अमीर है तो मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ती। उसने आगे लिखा, मैं अभी इस बच्चे को गिरा दूंगी, हम दोनों फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगले ही मैसेज में उसने फिर वही लालच दिखाया। उसने लिखा, हाँ लेकिन इस बार शादी में 100 करोड़ रुपए दहेज देना होगा, तुम्हारे परिवार के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसका अगला मैसेज आया, इतना घमंड मत करो, मैं पहली बार तुमसे माफी मांग रही हूँ। उसके सारे मैसेज पढ़कर मुझे सिर्फ घिन आई। मैंने उसी वक्त उसका नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। 3 दिन बाद माँ पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी पाने वाली थी। मैं उन्हें लेने अपनी कार से अस्पताल पहुंचा। जैसे ही मैंने कार पार्क की, अचानक मेरा पूर्व दोस्त दौड़ता हुआ आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था, दाढ़ी बढ़ चुकी थी, कपड़े बिखरे हुए थे और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो गिड़गिड़ाकर बोला, इतने सालों की दोस्ती का वास्ता है, बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैंने उसका हाथ झटकते हुए कहा, दूर हटो, मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने तुम्हें दोस्त समझा। अचानक वो मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया, रोते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हारे पिताजी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, अब मेरे खिलाफ गबन का केस भी कर दिया है, बस एक बार उनसे कह दो कि शिकायत वापस ले लें, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। इतने में अस्पताल के बाहर लोग भी रुककर तमाशा देखने लगे। कोई बोला, अरे ये वही आदमी है ना, बड़ी कंपनी का अधिकारी,
जिसने अपने दोस्त की पत्नी से संबंध बना लिए थे। दूसरा बोला, हाँ वही है, नौकरी भी गई और अब जेल भी जाएगा। तीसरा बोला, जिसने जैसा किया उसे वैसा ही फल मिला। मैंने उसकी तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहा, जब तुम मेरी पत्नी के साथ रिश्ता बना रहे थे तब तुम्हें इन नतीजों का जरा भी ख्याल नहीं आया? आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसकी वजह सिर्फ तुम खुद हो। मेरी बात सुनते ही वो अचानक बौखला गया और चिल्लाकर बोला, ये सब मेरी गलती नहीं थी, मुझे तो तुम्हारी पत्नी ने ही अपने जाल में फंसाया था। वो मेरी बांह पकड़कर बोला, उसने ही कहा था कि तुम उसे खुश नहीं कर पाते, वही खुद मेरे पास आई थी। मैं बिना कुछ बोले मुड़कर जाने लगा, लेकिन उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। वो रोते हुए बोला, भाई मेरे साथ ऐसा मत करो। फिर गिड़गिड़ा कर कहने लगा, अगर मैं जेल चला गया तो मेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा? मैंने ठंडी आवाज में कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा हाथ छोड़ दो। लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं था। उसी समय पीछे से एक तेज आवाज आई, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हमने पीछे मुड़कर देखा, मेरी पूर्व पत्नी वहां खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, उसने ढीले कपड़े पहन रखे थे और मुश्किल से चल पा रही थी। साफ लग रहा था कि अभी अभी उसका गर्भपात हुआ है। वो गुस्से में आई और मेरे पूर्व दोस्त के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो चिल्लाकर बोली, झूठ मत बोलो, मुझे तुमने बहकाया था, तुमने ही कहा था कि पहले गर्भ निरोधक दवा खा लिया करो। फिर मेरी तरफ देखकर रोते हुए बोली, मैंने बच्चा भी गिरा दिया है, अब मैं फिर से तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। अगर इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद ना होती तो आज मैं उस बड़े घर की बहू होती और करोड़ों की मालकिन होती। मैंने घिन से 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने फिर अपने प्रेमी को थप्पड़ मारते हुए कहा, सब तेरी वजह से हुआ, तूने मेरी शादी बर्बाद कर दी। इस बार उसका प्रेमी भी भड़क गया। उसने पलटकर उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और चिल्लाया, वो बच्चा मेरा था, तुझे उसे गिराने का कोई हक नहीं था। दोनों के बीच फिर जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। मेरी पूर्व पत्नी चिल्लाई, अगर मुझसे शादी करनी है तो 100 करोड़ रुपए लेकर आओ, पैसे नहीं है तो मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं। ये सुनकर आसपास खड़े लोग भी बातें करने लगे। कोई बोला, देखो दोनों धोखेबाज अब आपस में लड़ रहे हैं। दूसरा बोला, इसे तो पैसों का ऐसा लालच है कि दूसरी शादी के लिए भी 100 करोड़ मांग रही है। मेरा पूर्व दोस्त गुस्से से पागल हो गया। उसने उसका गला पकड़ लिया और बोला, मेरे ऊपर पहले ही केस चल रहे हैं, मैं 100 करोड़ कहां से लाऊं? सब कुछ तेरी वजह से हुआ। अगर उस रात तुम मुझे बहकाने की कोशिश नहीं करती तो मैं अपने दोस्त से कभी धोखा नहीं करता। मुझे लगा मामला अब बहुत बिगड़ चुका है। मैंने थोड़ा पीछे हटकर पुलिस को फोन करने का फैसला किया। उधर मेरी पूर्व पत्नी उसका गला छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसकी माँ हाथ में ईंट लेकर दौड़ती हुई आई। उसने ईंट से मेरे पूर्व दोस्त पर हमला करते हुए चिल्लाया, मेरी बेटी को छोड़ दे, क्या सबके सामने जान से मार देगा? फिर गुस्से में बोली, तेरी वजह से मेरा अच्छा दामाद हाथ से निकल गया, अब मेरी बेटी फिर से अपने पहले पति से शादी करेगी। इतना कहकर उसने मेरी तरफ देखा। मैंने बिना रुके सिर्फ इतना कहा, तुम लोगों की जिंदगी से मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है, और मैं वहां से जाने लगा। लेकिन पीछे तीनों की लड़ाई और भी भयंकर हो गई। मेरा पूर्व दोस्त मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरी पूर्व सास उसे पकड़कर रोक रही थी। उसने गुस्से में कई मुक्के मेरी पूर्व सास को मार दिए। ये देखकर मेरी पूर्व पत्नी भी उसके हाथ पर दांतों से काटने लगी और जोर जोर से चिल्लाई, कोई पुलिस को बुलाओ, ये औरतों पर हाथ उठा रहा है। कुछ ही मिनटों में वहां भारी भीड़ जमा हो गई। कई लोगों ने अपने मोबाइल निकालकर पुलिस और एम्बुलेंस दोनों को फोन कर दिया। इसी अफरा तफरी में मेरे पूर्व दोस्त ने गुस्से में मेरी पूर्व पत्नी के पेट पर कई जोरदार मुक्के मार दिए। वो दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो लगातार उसे मारता रहा। मेरी पूर्व सास चीखती हुई उसकी तरफ दौड़ी। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, खून, बहुत सारा खून निकल रहा है। सबकी नजर जमीन पर गई। मेरी पूर्व पत्नी के कपड़ों के नीचे से लगातार खून बह रहा था। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग चिल्लाने लगे, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, किसी की जान चली जाएगी। उसी समय किसी ने कहा, पुलिस भी रास्ते में है। उसी समय मेरे पिताजी भी अस्पताल से बाहर आ गए। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिताजी ने राहत की सांस ली और बोले, बस तुम सुरक्षित हो, यही सबसे जरूरी है। उन्होंने तुरंत बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और मेरे पूर्व दोस्त को काबू में करवा दिया। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस भी पहुंच गई। डॉक्टरों ने मेरी पूर्व पत्नी को स्ट्रेचर पर लिटाकर बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने अफसोस के साथ सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, गर्भपात के बाद अंदरूनी जख्म दोबारा खुल गए, बहुत ज्यादा खून बह चुका है, अब इनमें जीवन के कोई संकेत नहीं बचे। ये सुनते ही उसकी माँ जोर जोर से रोने लगी। वो अपनी बेटी से लिपट कर चीख रही थी, बेटी आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसी समय पुलिस भी वहां पहुंच गई। उन्होंने मेरे पूर्व दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। उसे ले जाते समय भी वो अपने खून से सने हाथों को घूरते हुए बार बार कह रहा था, मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, ये सब गलती से हुआ। लेकिन अब उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं था। कुछ ही देर में पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया। मैं अस्पताल के बाहर खड़ा चुपचाप एम्बुलेंस को जाते हुए देखता रहा। मेरे मन में न खुशी थी न दुख, बस सब कुछ खत्म होने का एहसास था। उधर मेरी पूर्व सास सड़क पर बैठकर अपनी बेटी के लिए फूट फूट कर रो रही थी। मेरे पिताजी मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, चलो अब आगे का काम पुलिस करेगी। हम वापस अस्पताल के कमरे में पहुंचे। माँ डिस्चार्ज होने के लिए तैयार बैठी थी। उन्होंने पूछा, बाहर इतना शोर क्यों हो रहा था? पिताजी ने मुस्कुराकर बात टाल दी, कुछ नहीं, चलो अब घर चलते हैं। घर लौटते समय पिताजी ने कहा,
तुम्हारा पूर्व दोस्त अब बच नहीं पाएगा। सरकारी पैसे के गबन का केस तो पहले से है, ऊपर से इस घटना की वजह से उसे बहुत लंबी सजा मिलेगी। मैंने बस चुपचाप उनकी बात सुन ली। फिर उन्होंने मेरे साले की बात छेड़ी। उन्होंने बताया मैंने उसकी पूरी जानकारी निकलवाई है। उसने सिर्फ 100 करोड़ नहीं बल्कि कई जगहों से और भी कर्ज ले रखा है। कुल रकम लगभग 200 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इतना कर्ज वो पूरी जिंदगी में भी नहीं चुका पाएगा। घर पहुंचकर कई दिनों बाद पहली बार मुझे थोड़ा सुकून मिला। पिछले कुछ दिनों में इतनी घटनाएं हुई थीं कि मेरा शरीर और दिमाग दोनों पूरी तरह थक चुके थे। रात को सोने से पहले मैंने आदत के मुताबिक मोबाइल उठाया। मेरी पूर्व पत्नी का नंबर अब भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में था, हालांकि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था। जिज्ञासा में मैंने उसकी प्रोफाइल खोली। उसकी आखिरी पोस्ट 3 दिन पुरानी थी। उसमें लिखा था, नई शुरुआत, नए भविष्य का इंतजार। साथ में उसकी और उसके प्रेमी की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी थी। मैंने बिना कुछ सोचे मोबाइल बंद कर दिया। अगली सुबह पुलिस का फोन आया। उन्होंने मुझे बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया। मैं थाने पहुंचा और शुरू से लेकर आखिर तक पूरी घटना विस्तार से बता दी। बयान खत्म होने के बाद अधिकारी ने कहा, आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब तक मिले सबूतों के आधार पर उस पर गबन और लापरवाही से मौत का मामला चलेगा। अगर अदालत में सारे आरोप साबित हो गए तो उसे 30 साल या उससे भी ज्यादा की सजा हो सकती है। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और वहां से बाहर निकल आया। थाने से निकलते ही मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसमें लिखा था, जीजा जी, मैं आपका पूर्व साला बोल रहा हूँ। मुझे पता है मेरी बहन मर चुकी है, मेरी मदद कर दीजिए। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैसेज पढ़कर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने मन ही मन कहा, जब तुमने अपना कर्ज चुकाने के लिए मेरा नाम और नंबर छोड़ा था तब तुम्हें मेरे बारे में जरा भी ख्याल नहीं आया। ये सोचकर मैंने वो नंबर भी हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। इसके बाद के कुछ दिन मैंने पूरा समय अपनी माँ के साथ बिताया। धीरे धीरे उनकी तबीयत भी ठीक होने लगी। घर का माहौल भी पहले जैसा शांत हो गया। पिताजी रोज शाम को जल्दी घर लौटते। हम तीनों साथ बैठकर खाना खाते और बातें करते। एक रात खाने के बाद पिताजी ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पूर्व साले के बारे में नई खबर मिली है। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, कर्ज वसूलने वाले लोग उसे अपने साथ म्यांमार की तरफ ले गए। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। शायद अब उसके जिंदा होने की उम्मीद बहुत कम है। मैं कुछ पल चुप रहा। फिर मैंने पूछा, और उसकी माँ? पिताजी ने गहरी सांस लेकर कहा, अपनी बेटी की मौत और बेटे के गायब होने का सदमा वो सह नहीं पाई। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया है। आजकल वो शहर के बाहर कूड़ा बीनकर गुजारा करती है और हर समय खुद से बातें करती रहती है। वो बस एक ही बात बार बार दोहराती रहती है, मेरे बेटे बेटी दोनों हैं, अब मेरा बुढ़ापा बहुत सुख से कटेगा। पिताजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कई बार इंसान पर दया आती है, लेकिन उसके अपने कर्म ही उसे इस अंजाम तक पहुंचाते हैं। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, हर इंसान को अपने कर्मों का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। तभी हमारे घर की घंटी बजी। पिताजी के सहायक अंदर आए और बोले, सर, आपके पूर्व साले की खबर की पुष्टि हो गई है। मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, उसे म्यांमार के एक कैसीनो में मृत पाया गया है। मैं कुछ पल चुप रहा। फिर पूछा, उसकी मौत कैसे हुई? सहायक ने जवाब दिया, उस पर बहुत ज्यादा कर्ज था। कर्ज न चुका पाने की वजह से उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उन्होंने आगे बताया, लाश 2 दिन बाद मिली थी, तब तक उसकी हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, समझ गया। 1 महीने बाद मेरे पूर्व दोस्त के मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। मुझे गवाह के रूप में अदालत में बुलाया। जब मैंने उसे देखा तो पहचानना भी मुश्किल हो गया। कुछ ही महीनों में उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। जो इंसान कभी घमंड से सीना तान कर चलता था, आज उसकी आंखों में सिर्फ डर और पछतावा बचा था। सारी सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सरकारी पैसे के गबन और लापरवाही से हुई मौत, इन दोनों मामलों में उसे दोषी माना गया। दोनों सज्जाएं जोड़कर अदालत ने उसे 30 साल की कैद सुनाई। फैसला सुनते ही उसके पैरों से जैसे ताकत निकल गई। वो वहीं अदालत में बैठ गया। मैं बिना कुछ कहे बाहर निकल आया। बाहर तेज धूप थी। मैंने हाथ से अपनी आंखों को ढका। तभी पिताजी मेरे पास आए और मुस्कुराकर पूछा, सब खत्म हो गया? मैंने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब सच में सब खत्म हो गया। करीब 3 महीने बाद मैंने आधिकारिक रूप से पिताजी की कंपनी की जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने कहा, अब मेरी उम्र हो गई है, समय आ गया है कि तुम इस कारोबार को आगे बढ़ाओ। उस दिन से मैंने कंपनी का पूरा काम सीखना शुरू कर दिया। एक रात मैं ऑफिस की सबसे ऊंची मंजिल पर खड़ा था। हाथ में वाइन का गिलास था और सामने पूरे शहर की चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। मैंने नीचे फैले शहर को देखते हुए सोचा, अगर उस दिन सब लोग ये गलतफहमी न पालते कि कर्ज मैंने लिया है, तो शायद मुझे कभी अपनी पत्नी, अपने दोस्त और उस पूरे परिवार की असलियत पता ही नहीं चलती। किस्मत ने मेरे साथ एक अजीब खेल खेला, लेकिन आखिर में सच सामने आया और इंसाफ भी हुआ। मैं हल्का सा मुस्कुराया और हाथ में पकड़ा हुआ गिलास एक ही घूंट में खाली कर दिया। समाप्त। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाने से पहले 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, ये पूरी की पूरी स्टोरी कंप्लीट है, इसलिए प्लीज कमेंट में आकर नेक्स्ट पार्ट मत लिखना। जो लिखेगा उसका तो मजाक मजाक में सिर फोड़ दूंगा। और भाई, जिस वीडियो का अगला पार्ट अभी आया ही नहीं है, उसका नेक्स्ट पार्ट मैं कहाँ से लेकर आऊं? जैसे ही उसका नया पार्ट रिलीज होगा, मैं उसे जल्दी से एडिट करके आपके लिए अपलोड कर दूंगा। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखो। और आखिर में आप सभी भाइयों का दिल से शुक्रिया। आपने मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया है, उसके लिए मैं सच में आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे ही अपने छोटे भाई को सपोर्ट करते रहना। और गाइज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट यार, 1K सब्सक्राइबर पूरे करवा दो।
आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।